हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस ऑनलाइन मैथ विद कुलदीप। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो एग्जाम पेपर है 28 मार्च को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यार 26 मार्च है तो तुम्हारे पास सिर्फ आज का और कल का दिन है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिट फर्स्ट का हम शॉर्ट रिव्यू एक बार देख लें। उसके बाद यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड का भी देखेंगे। लेकिन यूनिट फर्स्ट जिसमें से चांसेस हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, और जो हार्ड भी होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते, हम उनको आसानी से पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यूनिट फर्स्ट बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से करनी चाहिए। तो देखिए यूनिट फर्स्ट में अगर हम देखें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें मैट्रिसेस, ये तो सिंपल है कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए हर एक स्टूडेंट्स को। मैट्रिसेस के टाइप्स, ठीक है, जो टाइप्स है या बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन है सभी। सबसे पहले कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके पास एक रो होती है उसको रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जिसके पास एक कॉलम होता है। उसके बाद इसी तरह से मैट्रिक्स है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद रो मैट्रिक्स तो हमने हो गया। नल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, नल मैट्रिक्स जिसकी सभी एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद किसी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन तुमको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, ये सब डेफिनेशन कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में वो पूछ लेता है। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये बिल्कुल मत छोड़ के जाना, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर, ठीक है, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर, ठीक है। ये डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से रख देना, याद करना है इनको। उसके बाद जो डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, नॉन सिंगुलर किसको बोलते हैं, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, नॉन सिंगुलर वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। एग्जाम में तुम इनको अपने ही शब्दों में लिख सकते हो, तब भी तुम्हें इजीली वहाँ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुमको देखना है कि किस तरह से हम मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा वो आएगा जो रैंक बेस्ड है, ठीक है। तो रैंक निकालने के लिए तुम यहाँ दो मेथड अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले है कि उसको इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके मैट्रिक्स को रैंक फाइंड कर सकते हो। दूसरा है उसको नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म या इक्लन फॉर्म, इसको शॉर्ट कभी कभी कैनोनिकल भी बोल देता है, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इक्लन फॉर्म में आप जानते हो कि मान लो कोई मैट्रिक्स है, तो अगर यहाँ पर ये कोई एंट्री है तो इसके बाद जीरो होना चाहिए, बाकी एंट्री जीरो हो या नहीं हो, ठीक है, 1 2। उसके बाद यहाँ एक जीरो है तो अगली में दो जीरो होनी चाहिए। उसके बाद एंट्री जीरो भी हो सकती है लेकिन दो तो मिनिमम होनी चाहिए, 3 1 2 इस तरह से। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, जितनी नंबर्स ऑफ जीरो हैं, जी नंबर्स ऑफ नॉन जीरो रोज, 1 2 3, ये कोई जीरो रो नहीं है क्योंकि इसमें ये वाली एंट्री क्या है, नॉन जीरो, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कि इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहली एंट्रीज नॉन जीरो, रो को ऊपर रखो जिसमें कोई भी जीरो ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जो उसकी नेक्स्ट वाली रो है उसमें एक एंट्री को जीरो कर लो, वो भी फर्स्ट एंट्री को, बाकी जीरो होती हैं होने दो लेकिन ये जरूरी है जीरो होना। उसके बाद यहाँ एक जीरो है, उसके नेक्स्ट वाली रो में दो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद की एंट्री जीरो हो या नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो जो नंबर्स ऑफ जीरो हैं वो बढ़ती हुई होनी चाहिए हर एक रो के बाद, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विवेलेंट फॉर्म में। ऐसे ही हमको क्वेश्चन आता है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करना होता है, हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ होता है, समझ लो ये है 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को अगर हमें इसकी रैंक निकालनी है तो इस पूरे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। अगर ये 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी रैंक हो जाएगी 3। अगर इस ये 3 में नहीं होता है तो फिर किस में होगा, हो सकता है कि ये 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो, बाकी एंट्री जीरो हो जाए, तो फिर इसकी रैंक हो जाएगी 2, ठीक है।
तो इस तरह से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। इसके लिए तुम ऑपरेशन लगा सकते हो रो एंड कॉलम दोनों, ठीक है। लेकिन जो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है, इसमें या तो तुम रो ऑपरेशन ही यूज करोगे या फिर यूज करोगे ओनली कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है रैंक से, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म तुम्हें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये फ्रेम करेगा वो करता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, ठीक है। देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दो टाइप से होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं नॉन होमोजीनियस, ठीक है। मैं देखिए इनको डिवाइड कर देता हूँ। यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो यानी सारी एंट्रीज राइट हैंड में जीरो हो तो उसको हम बोल देते हैं होमोजीनियस। और अगर राइट हैंड की एक भी एंट्री नॉन जीरो हो यानी बी कैसा है, नॉन जीरो, तो ये कहलाता है हमारा नॉन होमोजीनियस, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। रैंक निकालने के बाद अगर इस मैट्रिक्स की रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल आ जाए तो इसके पास क्या होता है, ओनली जीरो सॉल्यूशन, ओनली जीरो सॉल्यूशन। और अगर ऐसा नहीं हो तो इसके बाद होते हैं, अगर ऐसा नहीं हो अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये सॉल्यूशन तुमको फाइंड करना भी आना चाहिए, किस तरह से इसको फाइंड करते हैं। उसके बाद नॉन होमोजीनियस की बात करते हैं। नॉन होमोजीनियस में सबसे पहले हम मैट्रिक्स ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, जो कि मैट्रिक्स ए डॉट बी जो है वो कैसे बना है, वो ए मैट्रिक्स और उसके बाद ये जो कॉलम मैट्रिक्स है बी, इसको लिख लेते हैं। तो ये बन जाता है तुम्हारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालो, उसके बाद मैट्रिक्स की रैंक निकालो ए की, तब देखते हैं अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और मैट्रिक्स ए की रैंक इक्वल आ जाए और नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो, इसके नंबर ऑफ वेरिएबल के, तो ये हो जाता है तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर इन दोनों की मैट्रिक्स की रैंक तो इक्वल है बट नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाता है तुम्हारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इन दोनों की रैंक ही इक्वल ना है, रैंक ही इक्वल ना है तो नंबर ऑफ वेरिएबल से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस कंडीशन में तुम्हारे पास नो सॉल्यूशन यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस हैं। यहाँ से किस तरह से हम इसको, या तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि इन्वेस्टिगेट द सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, इक्वेशन दे सकता है होमोजीनियस भी या नॉन होमोजीनियस भी। अगर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा तो क्वेश्चन इक्वेशंस में क्या कर देगा, तुम्हें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज डाल देगा। मान लो जैसे इस तरह से डाल दिया कि 2x + 3y + kz = 0। एक दूसरी इक्वेशन लिख दी 3x - ky + 2z = 0। और तीसरी इक्वेशन ये लिख दी kx + 3z + 2y = 0। या z को इधर लिया, y को इधर। पूछेगा कि बताओ k की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k this system of equation have infinite solution, have unique solution, have no solutions। but no solutions में ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि homogeneous system हमेशा ही consistent होते हैं। तो k की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए ये सॉल्यूशन कैसा हो जाए, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन को फ्रेम करने से पहले अटेम्प्ट करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लें कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन से किस तरीके का कंसेप्ट वो पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो कहाँ से फ्रेम होगा, वो फ्रेम हो सकता है तुम्हारा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से, ठीक है ना। कोई मैट्रिक्स दे देगा, ये मान लिया कोई मैट्रिक्स है, पूछेगा कि इसके आइगन वैल्यूज निकालो, आइगन वैल्यूज निकालो, आइगन वेक्टर निकालो,
सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। देखिए, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स मिल गया है तो तुम्हें क्या करना है, एक नया मैट्रिक्स बनाओ A माइनस लैम्डा आई करके। बना दिया, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालो और 0 के इक्वल रख दो। जब ये 0 के इक्वल रख जाएगा तो तुम्हारा, मान लो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, तो तुम्हारी ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, ये वाली लैम्डा में ये बनेगी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है ना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0, तो ये बनेगी तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये बनेगी तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जो इसके रूट्स होंगे, इसके 3 रूट्स होंगे, हो सकता है कि तीनों अलग अलग हों, हो सकता है कि तीनों एक जैसे हों या फिर 2 एक जैसे हों, ठीक है ना। तो जो इसके रूट्स होंगे उन्हीं का नाम क्या होगा, उन्हीं का नाम होगा आइगन वैल्यूज, ठीक है, आइगन वैल्यूज होगी। अब उसके बाद हर एक आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में हमें उसका आइगन वेक्टर निकालना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस, तो इन ऐसे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लें। अब आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मान लो कि हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 2 आइगन वैल्यू है, ठीक है, ये आइगन वैल्यू मिल गई। तब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है A माइनस 2i मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। A माइनस 2i मैट्रिक्स बना दोगे तो मैट्रिक्स के, मान लो तुम्हारे पास A बराबर है ये 2 4 3 और 4 5 7 6 और 0 8 9 माइनस का ये 2i करोगे तो 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2, इस तरह से ये बन जाएगा तुम्हारा 0 4 3 5 5 6 और 0 8 और 7। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया तुम्हारा, A माइनस 2i। सबसे पहले ये मैट्रिक्स निकालो, उसके बाद कुछ नहीं करना, मान लेना है कि x बी एन कॉलम वेक्टर, ठीक है, हियर x इक्वल टू x1 x2 x3। फिर A माइनस 2i जो मैट्रिक्स है इंटू x इक्वल टू 0 रख दो, ये मैट्रिक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा होमोजीनियस सिस्टम। क्या बन गया, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर तुमने पहले होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रखा है तो तुम इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, और जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा तो x की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, ठीक है ना, x की वैल्यू आएगी। फिर वो जो होगा सॉल्यूशन वही क्या कहलाएगा तुम्हारा, वही कहलाएगा आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2। तो इस तरह से तुम्हें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालने आने चाहिए, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेम करेगा तुम्हारा वो हो सकता है कि यहाँ से करे ए वेरिफिकेशन ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन ने क्या बोला था, कैली हैमिल्टन ने बोला था कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, A कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है देन A सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी मैंने तुम्हें बताया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकालो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के इक्वल रख दो, तो ये तो आ गई उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मान लेते हैं कि ये आ जाएगी प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, ये मान लो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। तो कैली हैमिल्टन के अकॉर्डिंग ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स A सेटिस्फाई करेगा, यानी लैम्डा की जगह अगर मैं A को पुट कर दूं
तो ये मैट्रिक्स, ये आई आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा जीरो मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। तुमको ये शो करके दिखाना है। कैसे दिखाओगे? तुम्हें ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए क्यूब किस तरह से निकालोगे? ए को ही 3 बार मल्टीप्लाई करके। ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा, -5a + 6a, ये पूरा तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना है। और जब लेफ्ट हैंड साइड पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, वो इक्वल आना चाहिए तुम्हारा राइट हैंड साइड, यानी किसके? नल मैट्रिक्स के। ये कौन सा मैट्रिक्स रखा हुआ है? नल मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद जो वेरी स्टेटमेंट है कैली-हैमिल्टन थ्योरम का, वो लिखना है और इतना लिख देना है। उसके बाद हमें ए क्यूब कैलकुलेट करना है, 2a स्क्वायर करना है, -5a करना है और +6i। ये सबको सिंप्लीफाई करके दिखा देना है कि ये सबका सम कितना हो रहा है? नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वेरिफिकेशन ऑफ कैली-हैमिल्टन थ्योरम। अब वेरिफिकेशन ऑफ कैली-हैमिल्टन थ्योरम के बाद जो इसमें दूसरा क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो होता है कि ए इनवर्स फाइंड करो। ए इनवर्स फाइंड करो। तो देखिए ए इनवर्स किस तरह से फाइंड करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है ए क्यूब + 2a स्क्वायर -5a + 6i = 0। ठीक है। अब देखिए, अगर ये वाली एंट्री तुम्हारी, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एंट्री है, ये वाली कांस्टेंट टर्म, अगर ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। और अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इस मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आप ये वेरीफाई कर लें कि ये कांस्टेंट टर्म तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो फिर उसके बाद जो इनवर्स निकालने का स्टेप है वो इस तरह से कि ये तुम्हारा कैली-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो ये हो गया ए क्यूब + 2a स्क्वायर -5a + 6i = 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर, इनवर्स की क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक पावर कम हो जाएगी। ये हो जाएगा +2a -5i हो जाएगा, क्योंकि a × a इनवर्स क्या होता है? वो होता है i, + 6a इनवर्स = 0। 6a इनवर्स को इधर ही रहने दो और इक्वल टू में कितना हो जाएगा? ये सब इधर चला जाएगा, यानी -a स्क्वायर -2a और +5i। तो a इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1/6 -a स्क्वायर -2a + 5i। तो ये सब कैलकुलेट आप कर लेना। a स्क्वायर की वैल्यू निकाल के 2a उसमें से सब्ट्रैक्ट करके, यानी -a स्क्वायर -2a + 5i, ये सब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है। ए इनवर्स निकालने का एक दूसरा भी है टेक्निक, जो कि बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि या तो ए इनवर्स निकालो बाय द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर ए इनवर्स निकालो फ्रॉम द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ए इनवर्स के बारे में बात कर रहे थे कि ए इनवर्स को या तो बोलेगा कि कैली-हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से निकालो, कैली-हैमिल्टन की हेल्प से निकालो। ठीक है। अगर वहां से नहीं तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें इसका हेल्प लेना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। देखिए, जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है वहां से भी हम इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। उसकी टेक्निक इस तरीके से है कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसको इस फॉर्मेट में लिख लो, a = i है, जहाँ a मैट्रिक्स मान लेते हैं कि ये है 1 2 3 4 5 7 और 3 4 5। ये कोई मैट्रिक्स है 3/3 का, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। उसके बाद ये मैट्रिक्स एज इट इज। देखिए, उसके बाद क्या करते हैं कि हम यहाँ ये जो पूरा मैट्रिक्स है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स, इसको कन्वर्ट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। किसको कन्वर्ट करते हैं? आइडेंटिटी। ठीक है। और जो ऑपरेशन हम यहाँ लगाते हैं वही ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इस वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये एज इट इज रहता है। कहने का मतलब, देखो, मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ तो 1 बनाना ही है। यहाँ ऑलरेडी 1 हो सकता है या फिर बना लो। यहाँ 1 बनाने के बाद यहाँ 0 बनाओ, फिर यहाँ 0 बनाओ। मान लो हमें यहाँ 0 बनानी है, तो कैसे बनाओगे 0? R2 के लिए R2 - 4R1, यहाँ 0 बनानी है।
उसके बाद क्या करना है, R3 के लिए R3 माइनस 3R1, ठीक है। तो ये नीचे दोनों जीरो बन गई। उसके बाद तुम्हें यहाँ 1 बनाना है। तो यहाँ 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हो तुम, या तो R2 में डायरेक्ट 1/5 से डिवाइड कर दो। अगर नहीं डिवाइड करते तो R2 में से क्या करो, R2 माइनस R3 कर दो। 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ 1 बन जाएगा। यहाँ 1 बनाने के बाद यहाँ 0 बनाओ, यहाँ 0 बनाओ, यहाँ क्या बन जाएगा 1। उसके बाद फिर यहाँ 1 बनाओ, यहाँ क्या बनाना है 1, यहाँ क्या बनाना है 1। यहाँ 1 बनाने के बाद यहाँ 0 बनाओ, यहाँ 0 बनाओ। लेकिन हर एक ऑपरेशन, चाहे तुम सिंगल ऑपरेशन लगा रहे हो, मान लो तुमने ये पहला ऑपरेशन लगाया, तो ये पहला ऑपरेशन जैसे ही तुमने इसमें मैट्रिक्स में अप्लाई किया, वही ऑपरेशन जल्दी से यहाँ भी अप्लाई कर दो बिना देर किए, ठीक है। तभी तुम्हारा आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। पहला ऑपरेशन मानो तुमने ये लगाया कि R2 के लिए R2 माइनस 4R1, ठीक है। देखिए, तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो तुम्हारा पहला कॉलम वो है वो तो एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 5 और ये 3 4 5। ये ऑपरेशन लगा दिया। उसके बाद तुम्हें यही ऑपरेशन यहाँ लगाना है, यानी फर्स्ट रो तो एज इट इज R2 माइनस 4R1 करना है। तो 0 माइनस 4 माइनस 4, ये 1 और ये 0 और ये 0 0 1 एज इट इज। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन लगाना है, यानी ये 0 बनाना है, तो फिर ये लगाइए, वही नेक्स्ट ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करिए। तो एज इट इज ये प्रोसेस फॉलो करिए। सबसे पहले यहाँ 1, उसके बाद ये दोनों 0, उसके बाद यहाँ 1, उसके बाद ये 0, उसके बाद यहाँ 1, उसके बाद फिर ये दोनों 0, ठीक है। ये प्रोसेस अप्लाई करोगे तो आसानी से कन्वर्ट कर लोगे मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिसेस में, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। बस यही फॉलो करना है। ऑपरेशन लगाने की प्रैक्टिस करिए किस तरह से, 1-2 क्वेश्चंस करोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पर फ्रेम कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन जो कभी कभी पूछ लेता है, वो पूछ लेता है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, सबसे पहले इनकी भी डेफिनेशन आप तैयार कर लें। जैसे ये मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है। एसक्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक यानी जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आए। उसके बाद होता है हर्मिशियन। हर्मिशियन क्या होता है, जिसका कंजुगेट ट्रांसपोज होता क्या है, वो होता है किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लो, फिर उस मैट्रिक्स का कंजुगेट लो, तो अगर वो उसी के इक्वल आ जाए तो वो होता है हर्मिशियन। उसके बाद एसक्यू हर्मिशियन, एसक्यू हर्मिशियन यानी किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट ट्रांसपोज। हम ऐसे भी ले सकते हैं कि पहले कंजुगेट लें बाद में ट्रांसपोज लें, बात वही होती है। कंजुगेट ट्रांसपोज लो या फिर ट्रांसपोज कंजुगेट लो, बात वही होती है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, अगर -1 इक्वल तो उसको बोलेंगे एसक्यू हर्मिशियन। तो इन चारों से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बोल देगा कि कोई मैट्रिक्स है, प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक है, प्रूव करो एसक्यू सिमेट्रिक है। तो तुम्हें सिमेट्रिक में क्या प्रूव करना है, उसका ट्रांसपोज 1 के इक्वल दिखा देना है। एसक्यू सिमेट्रिक में उसका ट्रांसपोज -1 के इक्वल, हर्मिशियन में उसका कंजुगेट ट्रांसपोज 1 इक्वल, एसक्यू हर्मिशियन में उसका कंजुगेट ट्रांसपोज -1 इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से भी तुम्हें अपने माइंड को प्रिपेयर रखना है, ये सभी डेफिनेशंस अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। उसके बाद पूछ सकता है तुमसे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। ऑर्थोगोनल, तो देखिए किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई उसके कंजुगेट से करने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, वो मैट्रिक्स कहलाता है तुम्हारा ऑर्थोगोनल। उसके बाद अगर यूनिटरी पे आ सकता है कि यूनिटरी मैट्रिक्स कौन से होते हैं। देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके कंजुगेट ट्रांसपोज से करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो होता है तुम्हारा यूनिटरी मैट्रिक्स। उसके बाद इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस, इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस वो होते हैं जिनकी ये होता है तुम्हारा इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस। एक तो होता है तुम्हारा ये ए स्क्वायर बराबर ए आ जाए, ये तो होता है तुम्हारा आइडेम्पोटेंट, और इनवोल्यूटरी होता है तुम्हारा ए स्क्वायर करने पे आई आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारा इनवोल्यूटरी और ये हो जाता है तुम्हारा आइडेम्पोटेंट। तो पूछ सकता है, या फिर कोई मैट्रिक्स देगा और बोलेगा कि प्रूव करो कि ये आइडेम्पोटेंट है, तो तुमको क्या दिखाना है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए,
इन्वोल्यूटरी है तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, यूनिटरी है तो ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें याद करके जाना। और बस सिंपल, इनमें कुछ नहीं होता। मानो ऑर्थोगोनल पे तुम्हें क्वेश्चन आ गया तो सिंपल उसका ट्रांसपोज निकालो, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल किसके आएगा वो आंसर आई के इक्वल आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी के। बस हो गया क्वेश्चन। ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं इस टाइप के, और आना जरूरी है, इनमें से एक पक्का आएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा यूनिट फर्स्ट का शॉर्ट रिव्यू। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन इतना तो तुम्हें करके ही जाना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जाम में, यही पैटर्न है। ठीक है, अब हम करेंगे यूनिट सेकंड का रिव्यू। अगर तब भी यूनिट फर्स्ट में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।